Hello everyone, welcome to the Phoenix e-learning. Today we are starting our target oriented lectures, target for NSO, JSO and NTSC. These are and all important for the Olympiads. Okay. These lectures can be accessed by the students of 8, 9 and 10 who are willing to get good scores in these competitive exams. So today we are starting our chemistry section and it is one of the most important topic in the chemistry. इट इज कॉल्ड IUPAC नॉमेनक्लेचर. ठीक है, तो IUPAC नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमें देखना है कि व्हाट डू वी मीन बाय IUPAC है क्या. ठीक है, और हम ये क्यों पढ़ रहे हैं और किस तरह से काम आएगा. देखिए IUPAC का मैं फुल फॉर्म पहले आपको लिख देता हूं यहां पर. इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. ओके, इसका क्या फुल फॉर्म है IUPAC का. IUPAC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. ठीक है, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. अब हम बात करते हैं कि हम IUPAC को क्यों पढ़ रहे हैं, IUPAC क्या है. तो आपको ये नाम से पता चल गया होगा कि ये क्या है. एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री वर्क करता है और ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है. ऑल्दो हम अगर ठीक से बात करें तो केमिस्ट्री के जितने भी लॉज बनते हैं जो इंटरनेशनल लॉज हैं कि केमिस्ट्री में किस कंपाउंड का नाम क्या रखा जाएगा, किस कंपाउंड को किस तरह से यूज किया जाएगा, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, उसकी क्या एक्सेसिबिलिटी है, किस मतलब उसकी प्रॉपर्टीज को वेरीफाई किया गया या नहीं किया गया है. तो ये सब काम किसका है, IUPAC का है. इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच वर्क्स इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री. ये केमिस्ट्री की फील्ड में सारे डिसीजंस किसके हम फॉलो कर रहे होते हैं, IUPAC के फॉलो कर रहे होते हैं. ओके, तो ये एक है जो केमिस्ट्री के फील्ड में काम करता है. अब ये क्या काम करता है, हमको एक देखना है कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं. अब इसकी हमें क्यों हेल्प लेनी है, IUPAC की कहाँ हेल्प लेनी है. देखिए कार्बन के बारे में अगर हम जानते हैं तो कार्बन क्या करते हैं हम लोग. कार्बन हम जितनी भी चीजें आप डेली लाइफ में करते हैं, वेदर मतलब कुछ भी चीजें आप कुछ भी, जैसे कि मैं अगर लिख के बताऊं आपको तो आपका फूड हुआ, ठीक है, हमारा फ्यूल, आपकी बुक्स, ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो भी आप ब्रीदिंग कर रहे हैं, ठीक है, देन हमारे क्लोथ्स, दिस ऑल आर मेड अप ऑफ कार्बन. ये सब किसके बने होते हैं, ये सब कार्बन के बने हुए हैं. ठीक है, ये बात यहाँ तक आपको क्लियर आती है कि सब कार्बन के बने हुए हैं. अगर हम फिर भी मोटे मोटे बात करें तो 90% ऑफ आवर डेली लाइफ प्रोडक्ट्स, 90% ऑफ आवर डेली लाइफ प्रोडक्ट्स आर मेड अप ऑफ कार्बन और दे हैव देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एज कार्बन. उनमें कार्बन कहीं ना कहीं प्रेजेंट होता ही है. इट मीन्स कि कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं. तो कितने कार्बन के कितने कंपाउंड्स बन सकते हैं, मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स कार्बन के होते हैं, मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स होते हैं. कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो बहुत ज्यादा वर्सेटाइल है. इसके मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बनते हैं बच्चों. मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स अगर कार्बन के बन रहे हैं तो आपको ऑब्वियस एक दिमाग में बात आनी चाहिए कि कार्बन के कंपाउंड्स की नेमिंग कैसे होगी. फिर कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स हो सकते हैं. कार्बन अटैच हो सकता है, 3 कार्बन वाला कंपाउंड हो सकता है. यही कार्बन की चेन बहुत ज्यादा लंबी हो सकती है, मतलब हंड्रेड्स ऑफ कार्बन एक साथ अटैच हो सकते हैं. और ये तो मैंने बताया कंपाउंड्स कितने बन सकते हैं, मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बन सकते हैं कार्बन के. तो कार्बन के कंपाउंड्स की नेमिंग करने के लिए हमें इस ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प लेनी होती है. या फिर ये कहें कि IUPAC एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कार्बन के कंपाउंड्स के लिए कुछ रूल्स बनाए हैं कि कार्बन के किस कंपाउंड का क्या नाम होगा. अगर हमें लेट्स सपोज कार्बन के तीन कार्बन एटम्स का जो कंपाउंड बनता है उसकी नेमिंग कैसे होगी. हाउ कैन यू डिटरमाइन कि फ्यूल जो हम यूज कर रहे हैं उसमें विच टाइप ऑफ कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट है. जो हम क्लोथ्स यूज कर रहे हैं, आप सिंथेटिक क्लोथ्स हम यूज करते हैं जैसे कि प्लास्टिक, ठीक है. सो इसमें किस तरह का कार्बन कंपाउंड यूज होता है. या फिर अगर हमारे पास लिखा आता है, जैसे कि हमारे पास लिखा आता है इथेनॉल, तो ये कार्बन कंपाउंड का नेम है. कार्बन का एक कंपाउंड होता है इथेनॉल जिसका नाम क्या रखा गया है, इथेनॉल रखा गया है. अब ये कितने नंबर ऑफ एटम से मिलके बना है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा. क्या इथेनॉल ऐसा होता है या फिर क्या इथेनॉल ऐसा होता है, पता नहीं है हमें. कार्बन क्या इथेनॉल ऐसा होता है, ठीक है। आप जैसे ग्लूकोज पढ़ के आते हैं, ग्लूकोज का हम फॉर्मूला रखते हैं C6H12O6।
तो ग्लूकोज भी क्या है, कार्बन से बना हुआ है। तो इट मींस आप कैसे डिटरमाइन करेंगे कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, ग्लूकोज में कितने कार्बन होने चाहिए, ठीक है। सो दिस इज ऑल वी आर सपोज टू लर्न कि हम कार्बन के कंपाउंड्स की नेमिंग कैसे करेंगे विद द हेल्प ऑफ आईयूपीएसी। आईयूपीएसी ने कुछ रूल्स बनाए हैं, उसको बोलते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। दिस रूल्स आर वर्सेटाइल, ये हर जगह यूज होते हैं। इंडिया में भी जो यूज हो रहे हैं वो सब किसके रूल्स हैं, आईयूपीएसी के। यूएसए में भी जो रूल्स यूज होते हैं वो किसके हैं, आईयूपीएसी के। इट मींस द सेम फॉर्मूला इज यूज्ड इन केस ऑफ इंडिया। इथेनॉल के लिए इंडिया में जो फॉर्मूला यूज हो रहा है या फिर उसका जो स्ट्रक्चर है वो सेम है, और यूएसए में जो इथेनॉल का फॉर्मूला है, जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, सेम है। बिकॉज वो दोनों फॉर्मूले, दोनों स्ट्रक्चर किसके थ्रू डिफाइन होते हैं, आईयूपीएसी के थ्रू। तो आईयूपीएसी के कुछ रूल्स हैं, जैसे घर में कुछ रूल्स होते हैं आपके, वो जो फॉलो करना होता है कि सुबह उठना है तो उठना ही है, या फिर किसी ने सामान वहां रखा है तो वो ऑब्वियसली कोड ऑफ कंडक्ट से पता चल जाता है कि तो तुमने गलती की है। सो आईयूपीएसी ने ऐसे कुछ रूल्स बना दिए हैं। अगर आप उन रूल्स को फॉलो करते हैं तो आप क्या करते हैं, केमिस्ट्री की फील्ड में इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज होते हैं कि आप इंटरनेशनली कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है। दैट्स इट। सो हम पढ़ते हैं आईयूपीएसी ने कौन से रूल्स बनाए हैं और वो हम उनको कैसे अप्लाई करेंगे। ओके, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज ऑल अबाउट बेसिक। और हम ये डायरेक्ट उठा रहे हैं, ये एक्चुअली में केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक पार्ट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। अब आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के लिए हमें कार्बन कंपाउंड्स की नेमिंग करना है, ठीक है। यहां मैं लिख देता हूं नेमिंग ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, नेमिंग ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स की हमें नेमिंग करना है। अब मैं आपको यहाँ मोटे मोटे तौर पे बता देता हूँ, हम लोग ज्यादा इसको डिटेल पढ़ेंगे बट थ्योरी पार्ट से नहीं पढ़ेंगे। हम डायरेक्ट किस पर आएंगे, एनटीएससी, एनएसओ, जेएसओ के टारगेटेड क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। तो आपको सबसे पहले 3 टेबल याद करनी है। मैं जो 3 टेबल यहाँ पर लिखता हूँ नेमिंग के लिए, जो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है कि कार्बन के कितने एटम्स को क्या नाम करेंगे या उसमें बॉन्ड, तो हम नोमेनक्लेचर को बेसिकली 3 टेबल से डिफाइन करते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखिए 3 टेबल, आपको 3 टेबल्स लर्न करनी है। फर्स्ट टेबल किसकी होगी, वो होगी नेमिंग फॉर नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ओके, कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होंगे तो उसकी नेमिंग कैसे होगी। सेकेंड, उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, विच टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, तो फंक्शनल ग्रुप नेमिंग। ओके, फंक्शनल ग्रुप नेमिंग, ठीक है। एंड थर्ड वन इज number of bonds, on the basis of number of bonds present। आई क्या बात समझ में, on the basis of number of bonds present। ये 3 टेबल में यहाँ पर आपको बना के बताता हूँ, वो तीनों टेबल आपको 5 to 10 मिनट्स में लर्न कर हो जाएगी, और फिर उसके बाद में हम सीधे आ जाएंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। उसमें भी ये जो नेमिंग फॉर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स या फिर फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग है, उसमें भी हम टारगेट कहाँ रखेंगे, हमारा यही टारगेट रखेंगे। मतलब कि पूरा नहीं पढ़ेंगे, 11-12 के लेवल का नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इसी टारगेट ओरिएंटेड पढ़े। देखिए कैसे हो रहा है सब, देखिए। सो हम पहली टेबल हमारी स्टार्ट करते हैं, और फर्स्ट टेबल किस पर बेस्ड है हमारी, नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। तो यहां मैं लिखता हूं नंबर ऑफ कार्बन, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है, ये यहां लिखेंगे। फिर उनके लिए हम नेम क्या यूज करेंगे, आई के पास उसके लिए कौन सा नेम यूज करेंगे। ओके, और लेट्स सपोज नहीं, यहाँ स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक तरह से, नंबर ऑफ कार्बन, इसका स्ट्रक्चर और उनके लिए नेम, कौन सा नेम यूज करेंगे, आई के पास, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट हम देखते हैं, फर्स्ट यानी कि 1 कार्बन, अगर वहां पर क्या प्रेजेंट है, सिर्फ एक कार्बन प्रेजेंट है, एक कार्बन प्रेजेंट है, तो एक कार्बन के लिए हम क्या करेंगे, उसका स्ट्रक्चर होगा CH4, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। कार्बन की यहाँ थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर लेते हैं वैलेंसी के बारे में, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, मतलब कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, या फिर 2 डबल बॉन्ड बना सकता है, या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड बना सकता है, आई क्या बात समझ में, या फिर 2 सिंगल बॉन्ड 1 डबल बॉन्ड बना सकता है। इस तरह का वेरियस अरेंजमेंट्स हो सकते हैं,
ठीक है, हम जो स्ट्रक्चर में लिख रहा हूँ वो सारे सिंगल बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ। तो CH4 यानी कि एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ अटैच होगा। ठीक है, इसके लिए हम नेम क्या यूज करेंगे, मिथ। आप क्या यूज करेंगे, मिथ। ओके, सेकेंड कार्बन के लिए देखते हैं। जब दो कार्बन होंगे यानी कि कोई दो कार्बन का स्ट्रक्चर बन रहा होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, C2H6 यूज होगा। C2H6 इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा और उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इथ। ठीक है, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इथ यूज करेंगे। आगे आते हैं, जब हमारे पास 3 कार्बन होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या होंगे, 3 कार्बन होंगे। 3 कार्बन कैसे होंगे, लेट सपोज ऐसे 3 कार्बन अटैच हुए हैं और बाकी वैलेंसीज किससे कंप्लीट होगी, बाकी वैलेंसीज हाइड्रोजन से कंप्लीट हो जाएगी। तो इस पर हम बात करेंगे कैसे हाइड्रोजन से वैलेंसी कंप्लीट होती है। तो C3H8 नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने अटैच हो जाएंगे, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, प्रोप आप यूज करेंगे। आपको सिर्फ अभी किस चीज पर ध्यान देना है कि जब 1 कार्बन एटम का कंपाउंड होगा, ऐसा कंपाउंड होगा जिसमें सिर्फ एक कार्बन प्रेजेंट है, तो उसके नेमिंग में मीथ आएगा। 2 कार्बन वाला कंपाउंड होगा तो उसके लिए ईथ आएगा। 3 कार्बन वाला कंपाउंड होगा तो उसके लिए प्रोप आएगा। ऐसे ही मैं लिख देता हूं, 4 कार्बन वाला कंपाउंड होगा तो उसके लिए ब्यूट आएगा। ठीक है, 5 कार्बन वाला कंपाउंड होगा तो उसके लिए पेंट आएगा। ठीक है, 6 कार्बन वाला कंपाउंड होगा तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हेक्स यूज करेंगे। 7 कार्बन वाला कंपाउंड होगा तो उसके लिए हम हेप्ट यूज करेंगे। 8 कार्बन वाला कंपाउंड होगा तो उसके लिए हम ऑक्ट यूज करेंगे। 9 कार्बन वाला कंपाउंड होगा तो उसके लिए हम नॉन यूज करेंगे। एंड 10 कार्बन कंपाउंड होंगे, 10 कार्बन वाला कोई कंपाउंड होगा तो उसके लिए हम डेक यूज करेंगे। ठीक है, देखिए 9 तक विजिबल है सिर्फ, है ना। तो 10 वाला यहाँ लिख देता हूँ, आप यहाँ से कॉपी कर लेना उसको, कि अगर 10 कार्बन वाला कंपाउंड होगा तो उसके लिए हम डेक लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, डेक लिखेंगे। अब इनके स्ट्रक्चर्स लिख लेते हैं। 5 कार्बन, देखिए 4 तक नहीं आया, हम C4H10 ये बढ़ा लीजिए, म्यूट हो गया। C5 की बात करेंगे तो C5H12, C6H14, C7H16, C8H18, C9H20 और एक और हमारा क्या है, C10H22। ठीक है, ये इनके स्ट्रक्चर्स हो गए। अभी के लिए आपको ये टेबल लर्न करना है, आप जल्दी से इसको लिख लीजिए। C1 1 कार्बन का कोई कंपाउंड होगा तो उसको हम मिथ लगाएंगे। 2 कार्बन का कोई कंपाउंड होगा तो उसके लिए आप इथ लगाएंगे। 3 कार्बन का कोई कंपाउंड होगा तो उसके लिए प्रोप लगाएंगे। 4 कार्बन का कोई कंपाउंड होगा तो उसके लिए ब्यूट लगाएंगे। 5 कार्बन के लिए पेंट लगाएंगे। 6 कार्बन के लिए हेक्स यूज करेंगे। 7 कार्बन के लिए हेप्ट यूज होता है। 8 कार्बन के लिए ऑक्ट यूज होता है और 9 कार्बन के लिए नॉन यूज होता है। 10 कार्बन के लिए डेक यूज होता है। ठीक है, अभी इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि क्या होता होगा जब 10 कार्बन आते होंगे, क्या होता होगा 3 कार्बन होते हैं, हम कैसे पहचानेंगे, वो सब मैं करवाऊंगा आपको। वो सब होगा जब प्रैक्टिस पर आएंगे तो आपको सब पता चलेगा कि उस टेबल का इंप्लीमेंटेशन क्या है। जो हमने सेकंड टेबल पढ़ी थी उसको कहाँ इंप्लीमेंट करना है, जो हमने थर्ड टेबल पढ़ी उसका इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा। इंप्लीमेंटेशन और एप्लीकेशन पार्ट आपको क्लियर होगा जब ये टेबल्स आप लर्न कर लेंगे, और बहुत ईजी है टेबल लर्न करना। स्ट्रक्चर वाले पार्ट पर अभी मत जाइए, कैसे स्ट्रक्चर बना, सिर्फ नंबर ऑफ कार्बन और उनके लिए नेम, ये आप अभी लर्न कर लीजिए। ठीक है, सेकेंड टेबल हम देखते हैं अभी। देखिए ये फर्स्ट टेबल हमने देख ली। सेकेंड टेबल में हमें क्या करना है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप चेक कर रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप चेक कर रहे हैं। ठीक है, अब आपके दिमाग में आती होगी एक बात कि ये फंक्शनल ग्रुप क्या चीज होती है। फंक्शनल ग्रुप क्या चीज होती है, देखिए फंक्शनल ग्रुप का क्या है, कोई भी ऐसा एलिमेंट, कंपाउंड या किसी भी तरह का स्ट्रक्चर जो किसी भी एक अपने कंपाउंड के साथ अटैच होकर उसकी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज कर देता है। लेट सपोज हमने कंपाउंड बनाया CH4। CH4 एक कंपाउंड है, अभी हमने पढ़ा था मिथ वाला कंपाउंड है। एक कार्बन का कंपाउंड है CH4
बेसिकली आपने अगर पढ़ा हो तो इसको गैस बोलते हैं। कौन सी गैस है? मीथेन गैस है। ठीक है, अब अगर इसमें से हम एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दें, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दें और उसकी जगह पर क्लोरीन लगा देते हैं, तो ये हो जाता है CH3Cl। अब ये मीथेन गैस नहीं बची है। ठीक है, तो ये क्लोरीन यहां पर किसका काम करेगा? फंक्शनल ग्रुप का, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, क्यों फंक्शनल ग्रुप का काम करेगा? क्योंकि क्लोरीन के आने से इसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, दोनों तरह की प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, बोथ गेट्स चेंज। क्या हो जाती हैं? चेंज हो जाती हैं। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती हैं विद द हेल्प ऑफ दैट क्लोरीन। तो क्लोरीन कैन बी यूज्ड एज फंक्शनल ग्रुप। ओके, सो देयर आर लॉट ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जो कि किसी भी कंपाउंड के साथ अटैच होकर उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर देते हैं। But for the target oriented NSO, JSO and NTSC, we are not supposed to learn all these functional groups which are important for the 11th 12th organic chemistry. Not. We are supposed to learn 6 to 7 functional groups only और उनका implementation हम learn करते हैं। तो start करते हैं। फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन पे भी इतनी बात नहीं आती है, बस इतना याद रखना कि फंक्शनल ग्रुप कोई ऐसा एलिमेंट या कंपाउंड होता है जो किसी दूसरे कंपाउंड के साथ अटैच होता है, तो उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में थोड़ा चेंज ला देता है या बहुत ज्यादा चेंज ला देता है, उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज पूरी तरह से बदल जाती है, तो उसको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। कुछ भी हो सकता है फंक्शनल ग्रुप, कार्बन हाइड्रोजन के सिवा कुछ भी हो सकता है। कार्बन हाइड्रोजन कभी फंक्शनल ग्रुप नहीं हो सकते। आ जाइए, अब देखते हैं फंक्शनल ग्रुप टेबल कि कितने तरह के फंक्शनल ग्रुप्स हमको ध्यान रखने हैं फॉर द टारगेट। जो हमारा टारगेट है उसके लिए कितने तरह के फंक्शनल ग्रुप्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। So let's start. First one you are supposed to learn is alcohol. Okay, alcohol एक केमिकल होता है बच्चों। डेली लाइफ वाला अल्कोहल नहीं, हमारा केमिस्ट्री वाला अल्कोहल जो होता है वो एक केमिकल है। उस अल्कोहल के लिए हम OH लगाते हैं। OH उसका फंक्शनल ग्रुप है। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या है? OH। यानी कि किसी भी कंपाउंड में अगर OH लिखा हुआ है तो वो अल्कोहल ही है, आपको ये पहचान लेना है। ठीक है, और इसके लिए सफिक्स हम क्या यूज करते हैं? OL। ये मैं बता दूंगा आपको, इसके लिए चिंता मत करिए। फिर वही बात करूंगा कि टेबल बनाइए और टेबल को लर्न करिए, उसको देखिए कि क्या हो रहा है, कनेक्ट कैसे करना है। डॉट्स बाद में कनेक्ट करेंगे। ओके, डॉट कनेक्शन थ्योरी यहाँ पर काम करेगी बिल गेट्स वाली, कि पहले आप डिफरेंट चीजें पढ़ लीजिए, फिर इंप्लीमेंटेशन पार्ट आएगा तो आपको समझ आएगा कि कहाँ कौन सी चीज कनेक्ट हो रही है। ठीक है, सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड आप देखिए एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, ठीक है। अब एल्डिहाइड का क्या करना है? एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है CHO। ठीक है, और इसके लिए AL यूज होता है। सफिक्स क्या लगेगा इसके लिए? AL। लिखते जाइए अभी बस। थर्ड हम देख लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला COOH। COOH। ठीक है, और उसके लिए क्या यूज होगा? उसके लिए यूज होगा ओइक एसिड। उसकी नेमिंग के लिए हम क्या यूज करेंगे? ओइक एसिड। ठीक है, फोर्थ हम देख लेते हैं कीटोन। सॉरी, फोर्थ हम देख लेते हैं, हाँ कीटोन ही देख लेते हैं, नहीं ईथर, ईथर देख लेते हैं। फोर्थ हम देख लेते हैं ईथर। ईथर भी एक केमिकल होता है। ईथर का फॉर्मूला क्या है? ठीक है, ऑक्सीजन होता है इसमें बीच में, या आप पूरा लिखना चाहते हो तो ROR लिख लीजिए, ROR। ठीक है, आई क्या बात समझ में? फिफ्थ देख लेते हैं। ठीक है, 1 मिनट, क्या हो गया? ठीक है, फिर हम और देख लेते हैं कीटोन।
कीटोन भी हमारा एक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। कीटोन को आप कैसे पहचानेंगे, तो कीटोन में कार्बन डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन से अटैच होता है और दोनों तरफ फिर अल्काइल ग्रुप से अटैच होता है, ठीक है। इसके लिए क्या लगाएंगे, तो ONE लगाएंगे, ठीक है। इतने फंक्शनल ग्रुप तो हमें एटलीस्ट याद होने ही चाहिए, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ठीक है। और फंक्शनल ग्रुप लिख सकते हैं वैसे तो, बट आई थिंक कि आपके लिए इतना फंक्शनल ग्रुप का नॉलेज होना इनफ है, ठीक है। आगे हम अपनी थर्ड टेबल बनाते हैं, ये हमारी सेकेंड टेबल है। थर्ड टेबल हम लोग बनाते हैं। थर्ड टेबल इज ऑल अबाउट नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। नंबर ऑफ बॉन्ड्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कार्बन के केस में। अब आप देखिए, कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड में प्रेजेंट है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज करने वाले हैं, या उसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अल्केन। ये किस सीरीज का है, ये अल्केन सीरीज का है, ठीक है। और इसके लिए आप क्या यूज करते हैं, पीछे सफिक्स में ANE, अल्केन के लिए एन यूज करते हैं। कुल मिला के जो लास्ट वाला पार्ट था एन यूज करते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में देखिए, कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एल्कीन। और एल्कीन के लिए आप ENE यूज करते हैं, नॉट सो डिफिकल्ट। कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हम क्या करेंगे, एल्काइन बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे, एल्काइन। और उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, आइन, वही लास्ट वर्ड आइन यूज करेंगे, ठीक है। यहां से समझ लेते हैं, आइन हमें यूज करना है। देखिए इतनी चीजें हैं, बस इसको आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। हो गया नोट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारी तीनों टेबल्स कंप्लीट हो चुकी हैं। हम इनकी क्या करते हैं, अभी थोड़ा एक दो क्वेश्चंस या एक दो रूल्स जो है वो मैं देख लेता हूँ। प्रैक्टिस हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। कुछ एक आप चाहे तो फंक्शनल ग्रुप और लिख सकते हैं, ईथर कीटोन ईस्टर, इसी का एक है ईस्टर, ठीक है। ईस्टर के लिए क्या करेंगे, RCOOR, ठीक है। आर भी मैं समझाऊंगा यहाँ पर, आर क्या चीज है, RCOOR, ठीक है। और ये इसके लिए हम क्या लगाएंगे, पीछे सफिक्स क्या लगाएंगे, OAT, OAT, ठीक है, बेंजोएट, वो वाला। ईथर के लिए क्या ऑक्सी यूज करते हैं, इथोक्सी बोलते हैं उसको, तो ऑक्सी आप लिख लीजिए वहां पर एक, ठीक है, एल्डिहाइड एल, ओके दैट्स इट। अब आते हैं थोड़े से रूल्स लिख लेते हैं, हाउ टू यूज दिस, है ना, इनको कैसे यूज करेंगे। वैसे लिखने लायक रूल्स नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस से ज्यादा अच्छा समझ में आता है। फिर भी एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस से समझते हैं, प्रैक्टिस बाद में करेंगे, फिर भी एक रूल जैसा कुछ लिख लेते हैं, रूल्स, ठीक है। फर्स्ट रूल आपका क्या है इसमें, फर्स्ट रूल है आपका टू सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है, टू सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विथ मिनिमम स्ट्रेंथ। मिनिमम स्ट्रेंथ का क्या मतलब है, ये वर्ड थोड़ा टफ हो गया यहाँ पे। मिनिमम स्ट्रेंथ का मतलब है कि हमें मिनिमम बेंडिंग चेक करना है। मिनिमम बेंडिंग बोलिए या फिर मिनिमम ब्रांचिंग लिखिए, यहाँ पर ब्रांचिंग एक चीज है जो थोड़ा सा आगे आएगा, मिनिमम ब्रांचिंग सेलेक्ट करना है, ठीक है। स्ट्रेट होगी तो ज्यादा अच्छा है। सेकेंड हम क्या करेंगे, टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विथ मिनिमम स्ट्रेन या फिर मिनिमम ब्रांचिंग। जब आप कार्बन की चेन सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर उसको क्या करना है,
नंबरिंग करना है, नंबर दैट कार्बन्स ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, वो जो लॉन्गेस्ट चेन आपने सेलेक्ट की है उसके कार्बन्स की नंबरिंग करना है। किस बेसिस पर करना है, किस बेसिस पर ये नंबरिंग करनी है? लोवेस्ट लोकेंट रूल, लोवेस्ट लोकेंट रूल क्या होना करना है हमको? लोवेस्ट लोकेंट रूल। लोवेस्ट लोकेंट रूल का क्या मतलब है कि हमें इस तरह से नेमिंग करनी है कि जो टोटल सम अप आ रहा है, नेमिंग का जो सम आ रहा है वो मिनिमम हो। लोवेस्ट लोकेंट रूल का मतलब है कि मिनिमम सम आना चाहिए, ठीक है। लेट सपोज हम चेक करते हैं, पहले तो लॉन्गेस्ट चेन होनी चाहिए, ये बात समझ में आनी चाहिए, लॉन्गेस्ट चेन है। उसके बाद में जो फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा जिस नंबर पर, उसको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। या फिर इसी का, हाँ, लोवेस्ट लोकेंट रूल को हम देखो, मैं समझा देता हूँ आपको। इसका क्या मतलब है? मिनिमम कम से कम, लीस्ट, हाँ, जितना पॉसिबल हो सके, लीस्ट नंबर शुड बी असाइंड टू फंक्शनल ग्रुप कार्बन, ठीक है। जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा, जिस कार्बन से हमारे मैं चेन बना के बताऊंगा, उस कार्बन में जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा उसको लीस्ट नंबर असाइन करना है आपको। दिस इज कॉल्ड लोवेस्ट लोकेंट रूल, ठीक है। लोवेस्ट का मतलब है सबसे कम लोकेंट रूल, ठीक है। सबसे कम नंबर असाइन होना चाहिए किस कार्बन को? उस कार्बन को जिस पर फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा, ओके। आई क्या बात समझ में? ये इतना लिख लीजिए, ज्यादा नहीं है, इसके रूल्स नहीं है। बाकी रूल्स आपको सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो होंगे उसमें मैं समझाता जाऊंगा साथ साथ में कि कैसे करना है। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, इतना लिख लीजिए। फिर आगे इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझ के जाते हैं कि हमने क्या यूज किया है, और फिर होमवर्क लिखते हैं। इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको लगेगा कि कोई ज्यादा रूल नहीं है, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस में हम समझ आएगा कि बहुत ज्यादा रूल है नोमेनक्लेचर के। लेट्स सपोज क्वेश्चन नंबर 1 हम लिखते हैं। मैं आपसे कहता हूं कि हमें किसका नाम बनाना है। ये कार्बन का कोई कंपाउंड है, ठीक है। ये कार्बन का एक कंपाउंड है, इसका हमें इसकी नेमिंग करनी है। वी आर सपोज टू राइट दी IUPAC नेम फॉर दैट कार्बन कंपाउंड। अब मैंने क्या किया है, पहले आप इसको समझिए कि ये क्या अटैच किया हुआ है एक्चुअली में। जैसे कार्बन, एक कार्बन की 4 वैलेंसीज होती है, तो हम ये 4 बॉन्ड उसके अराउंड बना देते हैं। 4 बॉन्ड हमने अगर उसके अराउंड बना दिए, इट मींस कि उसकी 4 वैलेंसीज है और वो 4 वैलेंसीज कंप्लीट करना चाहता है। 4 वैलेंसीज अगर कंप्लीट करना चाहता है तो इस तरह से 4 हाइड्रोजन अटैच हो सकता है, कुछ भी अटैच हो सकता है, जो भी है। अब सोचिए एक हाइड्रोजन अगर हमने हटा दिया और इसकी जगह पे दूसरा कार्बन इसके साथ अटैच हो गया, तो फिर उस कार्बन की 3 वैलेंसी आ जाएगी, तो ये 2 कार्बन वाला कंपाउंड हो गया। अगर 3 कार्बन वाला कंपाउंड है तो एक हाइड्रोजन फिर हटा के वहां पर तीसरा कार्बन लगा दो और उसकी 4 वैलेंसी। अब 4 वैलेंसी सबकी कंप्लीट होनी चाहिए। इस कार्बन को टारगेट करो, इसकी 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और 4 बॉन्ड, इसके 4 बॉन्ड कंप्लीट है। एवरी कार्बन शुड मेक 4 बॉन्ड्स, ओके। इस कार्बन की बात करेंगे तो इसके 4 बॉन्ड्स कंप्लीट है क्या? 1 2 3 एंड 4, ओके, कंप्लीट है। इस कार्बन को टारगेट करो, इस कार्बन के 4 बॉन्ड्स कंप्लीट है क्या? 1 2 3 और ये वाला 4, ये इसका भी तो है ना, ये बॉन्ड कॉमन है, कॉमन शेयर किया हुआ है, ऐसे ये भी कॉमन है। तो 1 2 3 4, इस कार्बन के पास में 2 कॉमन बॉन्ड है, 1 2 3 और 4। इस तरह से इसकी वैलेंसी कंप्लीट हुई है। तो यहां मैंने सिर्फ बीच वाले कार्बन के बॉन्ड बनाए हैं, सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसको ही यहाँ पर इंडिकेट किया है, बाकी बॉन्ड्स इंडिकेट नहीं किया। आप चाहें तो इसको हम एक बार इंडिकेट करके देख लेते हैं। इस तरह से हाइड्रोजन से ये वैलेंसी क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। ज्यादातर केस में हम सिर्फ हाइड्रोजन से ही कंप्लीट करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन कार्बन की बॉन्डिंग बहुत बढ़िया होती है, इनको हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। देखिए हुआ क्या,
हर कार्बन की कितने बॉन्ड्स बनने चाहिए? 4 बॉन्ड्स बनने चाहिए। एवरी कार्बन शुड फॉर्म 4 बॉन्ड्स। कौन कौन से? 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे करके बनाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट कार्बन एंड लास्ट कार्बन जो है, फर्स्ट कार्बन चेन का वो 3 हाइड्रोजन से अटैच है और लास्ट कार्बन 3 हाइड्रोजन से अटैच है, बाकी सारे 2-2 हाइड्रोजन से अटैच है, क्योंकि वो अपने अराउंड दोनों साइड लेफ्ट और राइट तो कार्बन से अटैच है। अब इसकी नेमिंग करना थी हमें, ये बात समझ रहे हैं ना, इसकी नेमिंग करना है थोड़ी, वो इसको ऐसे सीधे बना दो। चलो, ये कार्बन और फिर था ये कार्बन, ठीक है, ये इस तरह से हमने बना लिया। इसकी हमें नेमिंग करना है, तो मैंने फर्स्ट रूल आपको क्या लिखा है? फर्स्ट यू आर सपोज टू सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। फर्स्ट आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है। देखिए, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मतलब कि नंबर ऑफ कार्बन काउंट्स करना है। नंबर ऑफ कार्बन काउंट्स करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं इस चेन में? देयर आर 8 कार्बन एटम्स। कितने कार्बन एटम्स हैं? 8 कार्बन एटम्स हैं। अब हमने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट किए हैं, तो फर्स्ट टेबल हमने क्या लिखी थी? फर्स्ट टेबल उसी की थी कि कितने कार्बन एटम्स का कंपाउंड है, उसको कैसे नेम करते हैं। तो आपको उसमें देखना है कि 8 कार्बन के लिए नेम क्या लिखा था हमने? ओक्ट लिखा था। मैंने क्या लिखा था कि 8 कार्बन का कोई कंपाउंड होगा तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? ओक्ट यूज करेंगे। बताइए, लिखा था नहीं लिखा था? लिखा था। ठीक है, तो आप देखते हैं ओक्ट का क्या यूज है। एक तो बात आपको पता चल गई कि ओक्ट नेम आएगा। ठीक है, तो हम क्या लिख देते हैं? ये ओक्ट में लिख देता हूं, यहाँ ये ओक्ट लिख दिया, क्योंकि आपने फर्स्ट रूल फॉलो कर लिया। लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की सेलेक्ट कर ली, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसके लिए 8 कार्बन एटम्स थे, नेमिंग भी कर दी, नंबरिंग भी कर दी, है ना। सेकेंड हमारा रूल था नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग भी कर दी हमने और ओक्ट लिख दिया। अब हमें क्या देखना है? कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड प्रेजेंट है। देखिए, इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप तो प्रेजेंट नहीं है। फंक्शनल ग्रुप है क्या? अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है, ऑक्सीजन वाला कुछ भी नहीं है। इट मींस फंक्शनल ग्रुप तो इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो फंक्शनल ग्रुप वाली टेबल का काम नहीं है। थर्ड टेबल पे आते हैं। थर्ड टेबल क्या बोलती है कि कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड प्रेजेंट है, उसके हिसाब से नेमिंग होगी। तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। एवरी कार्बन, सारे कार्बन्स के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। ओके, एवरी कार्बन इज अटैच्ड टू द नेक्स्ट कार्बन विद अ सिंगल बॉन्ड। सो सिंगल बॉन्ड, बताइए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए क्या है टेबल में हमारे? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? अल्केन, और उसके लिए क्या यूज करते हैं? एन यूज करते हैं। तो क्या करना है अभी आपको? ये एन यूज कर लिया। दो चीजें, 3 टेबल थी, 3 टेबल में से फंक्शनल ग्रुप वाली यूज नहीं हुई, दोनों आपने यूज कर ली, दोनों के आपने जो भी प्रॉपर यूज हो सकता था वो कर लिया, तो यानी बस खत्म। ये इसका नाम है। इसका नाम क्या है? ऑक्टेन। इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे? ऑक्टेन। और अगर इसका फॉर्मूला आप जानना चाहते हैं तो इसका फॉर्मूला है C8H18। वहां मैंने बोला था ना आपको, जो हमने लिखा था वहां पर ऑक्ट के साथ में लिखा था ये फॉर्मूला C8H18। करना है हाइड्रोजन काउंट, कार्बन तो कर दिया, हाइड्रोजन काउंट करके बताओ। ये 3 to 5 to 7 to 9 11 13 15 and 3 18। so carbon 8 and hydrogen 18। ओके, ये इस तरह से हमें पता चलता है। तो ये इसकी नेमिंग हो गई। हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया जिसमें एक कार्बन का कंपाउंड था जो कि 8 कार्बन एटम्स से मिलके बना हुआ था। दिस इज ऑल अबाउट। अब आपको आज के लिए वीडियो यहीं एंड करेंगे। कुछ होमवर्क्स मैं देके जा रहा हूँ जिनके आपको स्ट्रक्चर बनाने हैं और उनकी नेमिंग करनी है। ठीक है, ये 4 क्वेश्चंस आज के लिए आपका क्या है? होमवर्क। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द डे। आगे इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, फंक्शनल ग्रुप से अटैच क्वेश्चंस करेंगे, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं वो हम नेक्स्ट में, पूरा हमारा क्या होगा? प्रैक्टिस सेशन होगा।
और थर्ड लेक्चर इसका हम शूट करेंगे जो कि आइसोमेरिज्म पर बेस्ड होगा। आइसोमेरिज्म से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एनएससी जेएस में पूछे जाते हैं। एनएसओ का जो फर्स्ट फेज होता है एनएससी जेएस, उसमें आइसोमेरिज्म और आईयूपीएससी के क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।